नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, हम लोग एनवायरनमेंट यूनिट 9 देख रहे थे। पीपल एंड एनवायरनमेंट का यूनिट 9 और पर्यावरण से संबंधित हमारे एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते हैं। पर्यावरण से संबंधित हमारे एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल जैव मंडल संरक्षण के बारे में या संरक्षित क्षेत्र के बारे में बात की थी। ठीक है। इनके बारे में आपको डिटेल में बात करी गई थी, क्योंकि इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता है। प्रोटोकॉल या संधि को उपसंधि को लेकर हम जल्दी शीघ्र ही वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। और आज की जो वीडियो होगी उसमें जो लास्ट तक टिका रहेगा तो उनको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना, तो लास्ट तक जो टिका रहता है रेस में वैसे उसी को बेनिफिट मिलता है। जो अंत समय तक लड़ता है उसी को बेनिफिट मिलता है। अंत समय तक जो लड़ता है उसी को बेनिफिट मिलता है। ठीक है। जो तक अंत समय तक लड़ता है, तो अंत समय में आपको क्या है कि इन जनरल जो जनरल दो चार टर्म्स जो इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से संबंधित दिन है, दिवस है, उनके बारे में आपको एक जगह टेबल मिल जाएगी, ताकि आपको वो रिवाइज करने में आसान हो। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया जाए कि कब आता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस तो बता देंगे आप। ओजोन दिवस बता दीजिए। विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बता दीजिए। ओजोन ओजोन दिवस बता दीजिए, ये कब आता है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं तो लास्ट में आपको मिल ही जाएगा। चलो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। सिंपल क्वेश्चन है। अभी एनवायरनमेंट बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप सोचेंगे कि हम एनवायरनमेंट मतलब सेट नेट यूजीसी इसमें एनवायरनमेंट साइंस, ये होम साइंस वाले होते हैं ना, लाइफ साइंसेस वाले, एनवायरनमेंट साइंस ही सब्जेक्ट क्यों ना ले ले। मतलब आपका वैकल्पिक विषय यही बन जाएगा कि क्योंकि एनवायरनमेंट पे आपको बहुत सारी पकड़ हो जाएगी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं हम। धीरे धीरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने लेके आने वाले हैं। ये तो यूजीसी नेट के है, फिर इसके बाद अपन अपन लेवल और इसको मतलब एकदम ऐसे कर देंगे कि आपको बिल्कुल एनवायरनमेंट इजी लगे। कुल मिला के बात ये है कि इजी बहुत लगे और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है। चलो, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इन पे मत ध्यान देना नंबरों पे। ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है, तो आज के लगभग 10 से 11 सवाल रहेंगे। वही डेली जो पैटर्न रहता है, जब ज्यादा करवाने होंगे तो पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। दो चीजें होती है, एक होता है सबसे ज्यादा और एक होता है सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति, तो दोनों में अंतर आएगा क्या? बिल्कुल अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रति व्यक्ति में तो नीचे का भाग लगेगा ना, तो वहाँ टोटल उसकी जनसंख्या से डिवाइड होगा ना यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या से भाग लगेगा, उसका जनसंख्या से डिवाइड होगा, तो इसलिए ये आंसर चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, हम टेबल देख लेते हैं। आपको पता होगा चीन, जापान, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो अपन देख लेंगे कि जो भी आंसर होगा, अभी टेबल देख लेते हैं अगले पेज में और फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और तो टेबल याद करने की जरूरत नहीं। वैसे इन जनरल आप थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा सोचेंगे तो सोचेंगे कि पर व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली इसकी ज्यादा होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये तो ग्रीन चलता ही चलता है। ठीक है। और इसकी ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें जनसंख्या बहुत बड़ी है। ये जनसंख्या ही बहुत बड़ी है, तो ये जनसंख्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ये कम होता जाएगा। यहाँ पूछा है सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति, तो सबसे ज्यादा का कैसे होगा जब जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है। चाइना के साथ भी यही फैक्टर लगता है, जनसंख्या वाला। तो जनसंख्या ही जब बहुत ज्यादा है तो प्रति व्यक्ति तो कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर अपन सोचे तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये है हाईएस्ट CO2 पोल्यूटर्स पर कैपिटा पूछा है। तो इसमें कतर, कुवैत जो ऑप्शन में नहीं था, यूएई मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूएई यूएई इनसे ऊपर है। फिर कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सऊदी अरेबिया, ये रहा सऊदी अरेबिया हो गया, फिर यूएसए। ये जो अपना आंसर था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूएसए ये रहा, इधर बैठा है। ठीक है। फिर बाकी इसके सारे नीचे नीचे नीचे, जापान ये रहा, इधर आ गया। ठीक है। देखो, चाइना और इंडिया का नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रति व्यक्ति है ना, तो नीचे उसकी जनसंख्या लग रही है, पॉपुलेशन लग रही है नीचे। ठीक है। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ये नंबर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी, ये संख्या कम होती जाएगी। सीधी बात है ना। यहाँ पहले 100 है तो यहाँ कम, यहाँ 1000 होगी तो और कम हो जाएगी। यहाँ 1 लाख होगी तो ये चीज और कम हो जाएगी। भाग जितने ज्यादा होगा तो प्रति व्यक्ति तो कम हो ही जाएगा ना। सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे ज्यादातर देखो तो आप ये इन जनरल निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि ये है ना, ये सऊदी, ये गल्फ कंट्रीज है, गल्फ गल्फ नेशंस है, गल्फ देश है। ठीक है। गल्फ देश है तो गल्फ देशों की पर कैपिटा CO2 एमिशंस ज्यादा है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट में इजी लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी बड़ा क्वेश्चन आए ना तो उसको देख के तो डरना ही नहीं है, क्योंकि ये तो इजी होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आंसर लिखा हुआ ही होता है। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कॉपी से सीधे इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए इजी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है?
अब यार ध्यान रखना, मोस्ट क्लोज आंसर होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट। जरूरी नहीं आपका आंसर सही हो, लेकिन जो सबसे क्लोज हो वो आंसर होना चाहिए। कोई सटीक आंसर ना हो, लेकिन जो सबसे नजदीक हो ना वो आंसर होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट या सटीक होना आंसर होना चाहिए। तो आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय वनों से संबंधित, उष्ण कटिबंधीय वनों से संबंधित आपको बताना है ट्रॉपिकल। ठीक है। ओजोन की सतह को क्षीण करने में एक एक स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको आंसर अपने आप मिलेगा। ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता, धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम करने में उनकी भूमिका, धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व तथा परावर्तकता को समंजित करने की उनकी क्षमता, और धरती के वैविध्य यानी कि डाइवर्सिटी में उनका योगदान। तो इनमें कौन सा विषय नहीं है पूछा है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन हम कभी कभी जल्दीबाजी में रीड करते हैं और फिर पूछते हैं विषय है और हमको लगता है ये सही है और टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं पे ध्यान देना। नहीं पूछा है तो अंडरलाइन कर लो कि नहीं के बारे में पूछा है। तो अब देखो सारे आंसर लगभग सही है, लेकिन सबसे करेक्ट मतलब इनमें ये देखो जाएगी, ये तो बिल्कुल सही है। ये जो है धरती के जैव डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी होती है, सनलाइट अच्छी होती है, तो धरती और वायु के तापमान और इन जनरल जो पेड़ों का है वो ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने में उनकी भूमिका भी ठीक है। लेकिन ये देखो ओजोन की सतह को क्षरण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता, ये कहीं ना कहीं सीएफसी वाला जो है ये डायरेक्टली लिंक नहीं है। डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक नहीं है। इनडायरेक्टली तो आप लिंक कर सकते हो कि कोई केमिकल होते हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ए, मतलब ए गलत हो जाएगा कि ओजोन से इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, नहीं दिख रहा। ओजोन में होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जबकि ये सब काम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे काम कर रहे हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इसलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन एज सच नहीं दिखता। आ जाइए अपने तीसरे नंबर पे सवाल पे आज के लिए। देखो सिंपल क्वेश्चंस अब आपको सिंपल लग रहे होंगे, क्योंकि आपने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एनवायरनमेंट इन जनरल लॉजिकल है और चीजें रिपीट भी होती है बहुत सारी। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत, मेजर सोर्स की बात की है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो इसमें आप एक चीज और करिए, जैसे सीओ हो गया, SO2 हो गया, नाइट्रिक डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। और अपन इसमें ले लीजिए नाइट्रेट्स अपन ने ले लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है, पर ऑक्सी नाइट्रेट्स हो गए, ग्राउंड लेवल ओजोन हो गई। ऐसे एक टेबल बना लीजिए कंटेंट्स की। चलो वो अपन एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे ना, जो दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होता है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पे फ्री में, यूट्यूब में ये वीडियो आपको पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, नाकी वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला, जब दिल्ली पोल्यूशन की बात करी गई थी तब मैंने ये वीडियो लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कौन कौन से पोल्यूटर होते हैं, ठीक है, उनकी आप क्या करें, ऐसे टेबल बना लीजिए। स्ट्रैटेजी भी शेयर हो जाएगी। टेबल बना के फिर इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ इसका मेजर क्या क्या फंक्शनिंग होती है, क्या क्या होती है, इससे संबंधित कोई संधि है तो वो भी लिख लीजिए, उपसंधि जैसे प्रोटोकॉल है तो वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे टेबल बना के लिख लीजिए उपसंधि, कि इससे संबंधित कोई उपसंधि है तो देख लीजिए, और ये किस किस चीज़ों में नुकसान पहुंचाता है ये देख लीजिए, ऐसे नुकसान। तो जब आप एक कंसाइज वे में, मतलब कुल मिला के आपको क्या चीज़ों को मैनेज करना है, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन ये है कि रिकॉल कौन कर पा रहा है, याद कौन, याद याद भी कर रहे लोग हैं, लेकिन उसको सही टाइम पे सही वक्त पे याद करना है, रिकॉल करना है चीज़ों को वापस। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी होती है जो समझा रहे हैं, मतलब आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को। जो इस तरीके से करेगा ना मैनेजमेंट को, वही वो सीधी बात है, उसको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि लास्ट तक वो ही टिक पाएगा। इसलिए कल मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट दी, ताकि आप एक जगह इकट्ठी देखोगे तो उसको चिपका लो मैप में, तो जो जितना ज़्यादा संगठित रहता है ना उसको उतना ही आसान रहती है चीज़ों को याद करने में। चीज़ें तो अल्टीमेटली याद करनी ही पड़ेगी भाई, इतना ज़्यादा लॉजिकल तो है नहीं, मैथ्स जैसी चीज़ तो नहीं, और मैथ्स में भी फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ते हैं, थोड़ी है डिराइव करने बैठ जाओगे। ठीक है, मैथ्स में ऐसा थोड़ी है, जैसे फॉर्मूला है और आपको मतलब मान लो क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन आई, x² - 5x + c, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ी डिराइव करने बैठ जाओगे, निकालोगे थोड़ी, कैसे डायरेक्ट आप तो वैल्यू पुट करोगे ना और आंसर निकालोगे कि हाँ भाई आंसर क्या आया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3। देख लो 2 और 3 डाल के, तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए।
2 और 3 डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो ये नहीं है कि फॉर्मूला डिराइव करने लग गए, तो याद तो यहाँ भी करना है आपको, याद तो यहाँ भी करना है, तो याद तो मैथ्स में भी करना होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिराइव हमको पता होना चाहिए, लेकिन हमको याद तो करनी होती चीज़ों को। लेकिन कुल मिला के बात है, जो जितना ज़्यादा संगठित होता है या ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको इतनी चीज़ें याद करने में आसानी होती है, तरीके से चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होती है। तो आप इसमें आप आ जाइए। इंपॉर्टेंट वर्ड है शहरी क्षेत्रों में, शहरी में मतलब अर्बन इलाकों में, गांव वाले इलाकों में नहीं, शहरी इलाकों में प्रदूषणकारी कार्बन का स्रोत। तो तापीय शक्ति यंत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। तो तापीय शक्ति यंत्र इन जनरल दूर होते हैं घर, और औद्योगिक क्षेत्र ये भी शहरों में, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में भी शायद ये डिस्कस कर लिया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा परिवहन क्षेत्र का रोल होता है, परिवहन क्षेत्र का रोल होता है। तो परिवहन क्षेत्र का लगभग 27% के आसपास होता है, जो कि सर्वाधिक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और फिर शहरों की बात कर रहा है, गाँव की बात नहीं कर रहा, तो शहरों में तो फिर मेन चीज़ हो ही गई ना ये, शहरों में तो मेन चीज़ हो ही गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को करते रहिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल आपदा, नेशनल डिजास्टर प्रबंधन मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, आपने बहुत बार नाम सुनाया होगा, एनडीआरएफ की फोर्स। ठीक है, एसडीएम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एसडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बुलाओ भाई, गोताखोरों की टीम बुलाओ। तो ये सब कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए कौन से मंत्रालय के अंदर आती है। ये उस टाइम का क्वेश्चन था। आज के टाइम में पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, गृह मामले या रक्षा मामले। तो आपको मैं बता दूं, एनडी, इसमें कंफ्यूज मत होना, एनडीए में तो डायरेक्टली पीएम हेड करता है इसको। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और एनडीआरएफ जो होती है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, वो होता है अपना गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। तो अभी की बात करें वर्तमान की, तो अमित शाह जी के पास में। ठीक है, अमित शाह जी के पास में वर्तमान की बात करें तो। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन हेड करेगा? तो उसको हेड करेगा अपना प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है, तो वर्तमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं भी बाढ़ बाढ़ आती है, जैसी समस्या आती है ना डिजास्टर से संबंधित, जोशीमठ को लेकर जैसे इन्होंने हाई लेवल कमेटी बैठाई, जोशीमठ, जोशीमठ में क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हाई लेवल कमेटी बैठी, किसके? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। वहीं ये चीज अगर रेस्पॉन्स फंड की बात होती है, तो किसकी? गृह मंत्रालय की। ठीक है, गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की। और ये क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो ओवरऑल मिनिस्ट्री किसमें है? तो गृह मंत्रालय में, गृह मामलों में। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वही मैंने बताया, लिस्ट वाले क्वेश्चन आया तो कभी गलत, मतलब इसमें जो शॉर्ट शॉर्ट आपको पता हो, 100% आपको पता हो कि ये सही होगा, तो उस पर आपको जाना ही जाना है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना, ये तो बेसिक है। बाढ़, इसमें एक चीज कर लिएगा, अपर्याप्त है ये, अपर्याप्त, अपर्याप्त, क्योंकि नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं होंगे, कभी कभी एरर कर देती है ये भी। सूखा, भूचाल, ज्वालामुखी, एक छिद्र जिससे पिघलते हुए पदार्थ निकलते हो, ये तो सिंपल है भाई, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का 4 का 3 होगा, तो 4 का थर्ड होगा, यानी 4 का 3 यही है, यही आंसर होगा, और कोई करना ही नहीं है। काट दो और ए गोला भर दो, एमआर में 100% करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी एक छिद्र जिससे पिघलते हुए पदार्थ निकलते हैं, तो ये ज्वालामुखी कंफर्म हो गया। फिर बाढ़ का आप देख लो, फर्स्ट का 4, अति वर्षा एवं जल का असमान वितरण, बिल्कुल असमान वितरण है और अति वर्षा है। सूखा, अपर्याप्त अवधि में वर्षा। भूचाल, धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना, भूचाल आ गया, सुनने में आया। तो कॉमन टर्म से भी हो जाता है, तो इसलिए लॉजिकल, मैं तो इसको लॉजिकल, मैंने डे 1 से बोल रहा हूँ, डे 1 से बोल रहा हूँ कि लॉजिकल की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, एनवायरमेंट वाली। चलो, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर पाती है? अब ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या लॉजिक कर लोगे। इन जनरल ये देख लोगे, जो गैस थोड़ी भारी होती है वो कम समय तक रुक पाएगी। और भारी और कम कैसे होगी? जैसे उसमें CH4, और इसमें H6 में, इसमें और कुछ जोड़ लो, ऑक्सीजन 12, नाइट्राइट 5, इस तरीके का कंपाउंड बना लो। ठीक है, तो जितना वजन बढ़ता जा रहा है, इसमें वजन बढ़ता जा रहा है, तो भारी है, तो भारी कम समय तक स्टेबल रहेगी हवा में, इतना जरूर हमको पता है। ये एक फैक्ट, ये हम लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक क्या लगा सकते हैं? जो भारी है वो तो बैठेगा भाई थोड़े टाइम में। ठीक है, तो इस हिसाब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 मीथेन हो गया, CH4, और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, NOx। तो या तो वजन के हिसाब से देख लो, लेकिन ये फैक्ट बेस है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर क्लास में रिपीट कर रहा हूँ, क्लास क्लास 12 12वीं की एनसीईआरटी का चैप्टर 13 से 16 कर जाना, कर जाना, कर जाना, कर जाना। भैया एनटीए बना रहा है एग्जाम, इसमें से ही पूछेगा बहुत सवाल। गलती मत करना, सीधे आपको पता है, जब मैंने बता ही दिया कि आ कहाँ से रहा है, जब आपको यही पता है कि सवाल आ कहाँ से रहे, क्लास 12 की एनसीईआरटी के चैप्टर 13 से 16 एनवायरनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भैया इससे क्यों नहीं कर रहे हो?
तो ये टेबल देख लो, टेबल के बाद आपको आंसर का पता चल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ये रहा लाइफ स्पैन, ये टेबल है। ग्रीन हाउस गैस की बात कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन की, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की है। तो लाइफ स्पैन इन एटमॉस्फेयर, यही पूछा है कि हवा में कितने समय तक, लंबे समय तक रुक सकता है, तो हवा के समय की बात कर रहा है। तो सबसे कम समय के लिए बात करें तो ये रहा मीथेन, सबसे कम समय के लिए है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो पिछले वाले में सबसे कम पूछा है या सबसे ज्यादा पूछा है, कौन सी वायुमंडल में लघुतम कम, लघुतम कम समय तक ठहर पाती है, तो कम समय तक ठहर पाती है तो वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन मीथेन मीथेन, ठीक है। चलो, ये टेबल इसलिए ताकि ये भी पूछ सकते हैं कि ऑर्डर में अरेंज कर दो। ये टेबल क्यों है, क्योंकि ऑर्डर में भी तो अरेंज कर सकते हैं, एक लेवल ऊपर बढ़ जाए, उनको पता है इससे ही बनाना है सवाल, तो यही सब बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर उसको ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सबसे समय के लिए हो गई, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और सबसे कम समय के लिए अपने को मीथेन हो गई। अभी पूछा है सबसे कम या सबसे ज्यादा, वो भी ध्यान रखना, फिर गलत करके आओगे फिर कहोगे सबसे ज्यादा पूछा था सबसे कम आ गया, सबसे कम पूछा था सबसे ज्यादा आ गया, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानवती गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? यानी कि मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन किस क्षेत्र में हो रहा है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन हो रहा है? क्या कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, क्या जल से बिजली उत्पादन में हो रहा है, क्या उद्योग में हो रहा है, क्या घरेलू और नगरपालिका द्वारा उपभोग में हो रहा है, क्या अपन जो डेली यूज में करते हैं? अब इसमें क्या गैस करना इतना मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा थोड़ा देखोगे तो आप देखोगे कि लगभग 66% जनसंख्या किस पे डिपेंड करती है, खेती या फिर कृषि पे। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कृषि इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, कृषि, नो डाउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कभी अब दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कृषि, क्योंकि कृषि में सबसे ज्यादा यूज होता है, लगभग 66% जनसंख्या इस पे डिपेंड करती है, टिक कर दो। मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वायु में है? क्लोरो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा कि मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में, सोर्स में से, जो मानव द्वारा निर्मित है, आर्टिफिशियल है, कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वायु में है? सीएफसी इस तरीके में से किस में से निकल रही है, एक तरीके से ये देख लीजिए। क्या सीमेंट उद्योग में से आ रही है, क्या उर्वरक उद्योग में से आ रही है, क्या फोम उद्योग में से आ रही है, क्या कीटनाशी उद्योग में से आ रही है? अब आपको पता है एसी में से तो आ रही है, इन जनरल एसी में से आ रही है, तो आपका आंसर सीमेंट तो नहीं होगा। उर्वरक तो फर्टिलाइजर का तो ज्यादा लेना देना नहीं है। कीटनाशी, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं ना, तो इंसेक्ट को मारने वाले, साइड मतलब मारने वाले, साइड मतलब होता है मारना, जैसे सुसाइड, सू मतलब खुद को, और साइड मतलब मारना, तो खुद को मारना सुसाइड, तो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारना इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ऐसे भाई की हत्या होती है फ्लैटिसाइड, किंग की हत्या होती है रेजिसाइड, तो सब टर्म्स ऐसे ही याद होती है, ठीक है। तो कीटनाशी उद्योग, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा फोम, फोम 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 फोम, सीएफसी, फोम, सीएफसी, फोम, ध्यान रखिए, सीएफसी, फोम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छे, आपके सही जा रहे होंगे आंसर, इजी क्वेश्चन ही तो है। किस देश में कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए? अभी जो हमने फर्स्ट नंबर का सवाल देखा था वो सेम था क्या? नहीं, उसमें CO2 डिवाइडेड बाय जनसंख्या पूछी थी, प्रति व्यक्ति पूछा था, पर कैपिटा पूछा था भैया, प्रति व्यक्ति पूछा था। तो अब क्या पूछा है, अब ओवरऑल ऊपर वाला ही पूछा है। तो यूएसए चाइना में कंपेयर करना है, और इंडिया और रशिया में कंपेयर करना है। तो यूएसए चाइना इंडिया रशिया में, इन चारों में कंपेयर करना है, सबसे ज़्यादा सबसे कम किस में है। ये दी अपनी टेबल, ये इस टेबल के आधार पे चल लीजिए। चाइना 30%, यूएस 15%, यूरोपियन यूनियन 9%, इंडिया 7%, रशिया 5%। ठीक है, तो अपन पीछे चलते हैं। तो रशिया, चाइना हो जाएगा अपना 30%, चाइना के बाद यूएसए 15% हो गया, फिर रशिया, इंडिया हो गया अपना 7%, रशिया हो गया अपना 5%। तो चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया और रशिया, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोई डाउट नहीं। यूरोपियन यूनियन 9%, 7%, 5%, फिर जापान सबसे कम। ठीक है, जापान 4%। चलो, और बाकी फिर सारे छोटे मोटे दोष मिला के हो जाएंगे 30%, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये जो हम बात कर रहे थे, दिवस की बात कर रहे थे, वो दिवस वाला सवाल आ गया है, दिवस वाला सवाल आ गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, मुझे इन जनरल आइडिया नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस, हाँ इसका मेरे को आइडिया है। विश्व ओजोन दिवस, इसका भी मेरे को आइडिया है। और विश्व एड्स दिवस, इसका भी मुझे आइडिया है।
तो विश्व ओजोन दिवस का मुझे आइडिया है कि 16 दिसंबर को होती है, क्योंकि एक ओजोन ओजोन बार बार बहुत चल रहा था, ओजोन होल अंटार्कटिका पे आर्कटिका के ओजोन होल को लेकर। तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट, तो थर्ड पे आ जाओ, थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, तो ये रहा ये ऑप्शन, तो करेक्ट हो जाएगा बी। क्या 100% है? पहले OMR भरूंगा बी और फिर 100% टिक करके आऊंगा, हाँ भैया यही है करेक्ट आंसर। तो बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? जूम इन हो गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये अपन अभी दिवस है तो और देख लेंगे। तो अब जनसंख्या, आप इनसे फर्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी से आप मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 11 जुलाई। सेकंड का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये और एड्स दिवस हो जाएगा अपना 2 दिसंबर को, ठीक है। एड्स दिवस हो जाएगा अपना 2 दिसंबर को, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनको ध्यान, तो इनको तो ये तो पूछ लिया, तो ये कॉमन है। अब कॉमन में सारे ही याद करने हैं क्या? तो सारे याद नहीं करने। एक तो आपको देखना आर्द्र भूमि वाला, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि वाला ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है, फेब्रुअरी 2, ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रामसर में। रामसर कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। रामसर ईरान सम्मेलन हुआ था 1971 में, रामसर सम्मेलन, ठीक है। आर्द्रता वाला, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पोलर बियर डे याद नहीं है, साइंस डे भी नहीं है, इस दिन को कोई अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। तो वो किस अवार्ड किसको मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस क्षेत्र में मिलते हैं ना, उस क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। फिर ये इसमें आ जाओ, मार्च के महीने में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे याद करना है, मार्च 3 को होता है। ये वाला याद नहीं करना है, स्पैरो डे वाला भी याद नहीं करना, वर्ल्ड वुड डे, वर्ल्ड ये भी याद नहीं करना, वर्ल्ड सैनिटेशन, ये वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे मार्च 22 याद करना है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे, रिसोर्स डे, ये याद नहीं करना। ये मतलब याद तो इन जनरल तो सारे ही रखने होते हैं, बट ये है कि इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद रखना है आपको। गोले जिनको कर रहा हूँ उनको पहली प्रायोरिटी पे रखना है, फिर जो बिना गोले वाले हैं उनको आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। तो अप्रैल के महीने में आ जाओ तो हेल्थ डे नहीं है, एटमॉस्फेयर डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड अर्थ डे अप्रैल 22 को इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे इंपॉर्टेंट है 22 को। मई में आ जाओ, मई में नेशनल वर्ल्ड माइग्रेटरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंडेमिक वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता वाला वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये इंपॉर्टेंट है मार्च मई 22 को, ठीक है। मई 22 को ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या आया? 22 मार्च को पानी आया, 22 मार्च में पानी आया, 22 मार्च में पानी आ गया, ठीक है। पानी आ गया, फिर पानी आ गया तो 22 अप्रैल में अब पृथ्वी बन जाएगी। पानी आ गया तो पृथ्वी का निर्माण होगा भैया, पानी आ गया तो। और फिर 22 मई को अब लोग, मतलब जैव जैव विविधता, क्योंकि अब लोग भी रहने, जीव भी रहने लग जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर में कभी भी अरेंज करने को भी आ सकता है ना, पहले कौन आया पहले कौन आया, उस तरीके से। फिर जून में आ जाओ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये इंपॉर्टेंट है अपना। फिर अपना ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। जुलाई के महीने में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो पूछ ही लिया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अभी पूछ ही लिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सितंबर के महीने में अपने पास वर्ल्ड ओजोन डे, ये पूछ लिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जीरो मिशन भी नहीं है। एनवायरनमेंट हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइल्ड लाइफ वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वर्ल्ड नेचर डे, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड एनिमल डे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये सेकंड प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही है जो मैंने टिक कर रखे हैं, ये बना रखे हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो गोले कर रखे हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, और आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। वापस वही बता रहा हूँ कि संगठित होकर प्रिपेयर करिए चीज़ों को, तब आपके लिए आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत।